विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। चैप्टर का नाम था भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत आज हमने पढ़ना भारत की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ इंडिया। इसे पढ़ाने से पहले बता दूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। दो चार क्वेश्चन बता देता हूं। तो जैसे यूपीएससी ने कभी यह भी क्वेश्चन पूछा कि भारतीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, तो चैत्र होता है। कौन सा? चैत्र का महीना होता है। और भारतीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है ये भी पूछा। आंसर फागुन होता है। कौन सा? फागुन। इतना समझ में आया? तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो हमारी जो 6 ऋतुएं हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो बसंत ऋतु सबसे पहले कौन सी? अगर मैं महीने, हिंदू महीने के हिसाब से जाऊं तो चैत्र बैसाख। चैत्र और बैसाख में क्या आता है? मतलब बसंत ऋतु जो आती है चैत्र बैसाख में आती है, मार्च अप्रैल में आती है ना। ऋतुराज बसंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने लिखा है बसंत के बारे में? हाँ जी, देखो कालिदास ने ऋतु संहार लिखी है, ठीक है, बट वर्तमान में बोल रहा हूं मैं। निराला ने लिखी है मेरे ख्याल से बसंत के बारे में। नेगी जी ने भी गाना गाया कि उत्तराखंड में जब आओ तो कब आना, बसंत ऋतु में आना। हाँ, बसंत ऋतु में आई, बसंत ऋतु में आना हमारे यहाँ जब आओगे। शिवली के फूल होते हैं ना उस समय। भाई होली के आसपास देखे होंगे आपने, फूल खिलते हैं। बिल्कुल। तो बसंत हो गया चैत्र बैसाख, मार्च अप्रैल में चलता है। ग्रीष्म ऋतु जो चलती है ज्येष्ठ अषाढ़, ज्येष्ठ और अषाढ़ के महीने मई जून में। वर्षा जो चलती है श्रावण भाद्रपद, सावन और भादों। गढ़वाली में भादों बोलते हैं लेकिन जो वैसा नाम है भाद्रपद। श्रावण और भाद्रपद, जुलाई और अगस्त में वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु चलती है अश्विन कार्तिक, यानी सितंबर अक्टूबर में। कौन सा महीना चलता है? शरद ऋतु। उसके बाद आता है हेमंत। कौन सा? मार्गशीर्ष और पौष। मार्गशीर्ष और पौष नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद शिशिर आता है छठा महीना, जो कि माघ फागुन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? माघ फागुन, जनवरी फरवरी में। फागुन अंतिम महीना है हिंदू कैलेंडर का, चैत्र पहला महीना है। ठीक है। और अप्रैल के बीच, मार्च के बीच बीच में स्टार्ट होता है शायद चैत्र 21। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा एक बार, मैंगो शावर किसे कहते हैं? क्या मैंगो शावर किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून की बौछारें पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व प्री मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफी शावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉफी शावर कहते हैं, या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अब चेरी ब्लॉसम से भी क्वेश्चन बना हुआ, कॉफी शावर से भी क्वेश्चन बना हुआ, मैंगो शावर से भी क्वेश्चन बना हुआ। ये मानसून से पहले की जो वर्षा है, जो बौछारें हैं, जहां आम पकाने में सहायता करेगी वहां मैंगो शावर बोलेंगे, जहां कॉफी का होगा वहां कॉफी शावर बोलेंगे, जहां चेरी होती होगी वहां चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इतना समझ में आया? फूलों वाली बौछार किसे कहते हैं? तो इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? फूलों वाली बौछार। क्या बोलते हैं? फूलों वाली बौछार। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, काल बैसाखी से आप क्या समझते हैं? तो असोम और पश्चिम बंगाल में। कहां पर? अरे बोल लिया करो भाई, कहां पर? असोम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। काल मृत्यु को कहा जाता है ना, काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असोम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा ये अथवा चाय वर्षा या टी शावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टी शावर से क्वेश्चन बना है, बारदोली छेड़ा से क्वेश्चन बना है। ऐसे ही आपका लू, इससे तो सब परिचित है मेरे ख्याल से। लू चल रही है जी, आप उत्तर भारत के लोगों तो पता होगा, पर यहां पर उत्तराखंड में नहीं चलती उस तरह की, है ना। थोड़ा नीचे मैदानी इलाकों में जाओगे तो लू से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं।
प्याज वाज खाना पड़ता है, कच्चा प्याज, जलजीरा पीना पड़ता है, पुदीना पुदीना, है ना। तो लू क्या है, उत्तर भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दिल्ली और पटना के बीच। तो भूल के भी टू व्हीलर में सफर ना करें उस महीने में जब लू चलती है, मृत्यु हो सकती है लू से, ये पता है कि नहीं। ऐसी ही एक कोपेन का योजना पूछता है वो कई बार, कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो जैसे एएमडब्ल्यू पूछेगा वो, कैपिटल ए स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू। तो एएमडब्ल्यू क्या है, तो एएमडब्ल्यू क्या है कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट वाला क्षेत्र कवर होता है। इसमें क्या होता है, कोपेन ने क्या किया कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो एक वनस्पति विज्ञानी डी केंडाल की नकल है। इसकी डी केंडाल ने वेजिटेशन के ऊपर लिखा, कोपेन ने क्या कर दिया, उसकी नकल करके उसको जलवायु वर्गीकरण कर दिया। अब जलवायु वर्गीकरण करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स लिए उसने, कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल। उस अल्फाबेट्स के हिसाब से उसने कोड्स बनाए अपने, कि AMW, कैपिटल ए स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या हो गया, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ऐसे ही उसने बोला AS प्रकार जलवायु, तो कैपिटल ए स्मॉल एस, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मिलता है ऐसा जलवायु। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बोलेगा कि भारत में AS प्रकार की जलवायु कहां मिलती है। आपने बोलना है तमिलनाडु। तमिलनाडु का, यार इतना ही तो पूछ रहा हूं, AS प्रकार की जलवायु भारत में कहां है वो कोपेन के हिसाब से। आंसर तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और AS का मतलब क्या होता है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। फिर पूछेगा AW, क्या पूछेगा, इसका मतलब था उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार आपने पढ़ी होगी जलवायु, जब मैंने पढ़ाई थी सवाना तुल्य जलवायु, सूडान तुल्य जलवायु पढ़ाई थी, उसकी विशेषताएं बताई थी। तो यह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। कर्क वृत्त यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग किस प्रकार की जलवायु को कवर करता है, AW, कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से, कैपिटल A स्मॉल W, ठीक है। ऐसे ही उसने एक जलवायु बताई BSHW, B कैपिटल S कैपिटल H स्मॉल W स्मॉल, ये हो गया अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु ये मिलती है उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब के कुछ भाग में। स्टेपी, घास के मैदान भी पढ़े होंगे आप, स्टेपीज, है ना। एक जलवायु आती BWHW, B कैपिटल W कैपिटल H स्मॉल W स्मॉल, ये हो गया गर्म मरुस्थल। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो है, वहां किस प्रकार की जलवायु है, BWHW। फिर पूछेगा CWG प्रकार की जलवायु कहाँ है, तो इसका मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। तो गंगा के मैदान में जो जलवायु है कोपेन के हिसाब से वो क्या, CWG। गंगा के मैदान में किसके, CWG। पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश हो गया, वहां पर जो जलवायु है वो कोपेन के हिसाब से CWG है। फिर है DFC, कैपिटल D स्मॉल f स्मॉल c, यानी लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है ऐसा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक है कैपिटल E, ये ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश है, जलवायु है। ये जम्मू कश्मीर में मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी, उत्तराखंड में, वो भी ऊपर जहां बर्फ पड़ी हुई है। E प्रकार की जलवायु कैसी, तो उसने वही किया था सबसे पहले, ABCDE इस तरह से बताया कि A मतलब ये, B मतलब ये, E मतलब ये, है ना। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं भाई, इस प्रकार के, ठीक है। और क्या बनते हैं, और बनते हैं आपके क्या, कि महाराष्ट्र के नागपुर पठार दक्कन पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवाती वर्षा होती है। नागपुर के पठार, भारत महाराष्ट्र के नागपुर पठार ने दक्कन पर किस प्रकार की वर्षा होती है, चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक अंतर का क्या कारण है, तो स्थलाकृति है। ऐसा क्यों है कि कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही, कहीं पर कम हो रही, कहीं पर क्या कहीं कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, तो
स्थानिक और कालिक अंतर। अच्छा, कहीं पर पहले हो रही तो वहां पर नहीं हो रही उस समय, कहीं पर देर में हो रही। कालिक अंतर मतलब टाइम का जो डिफरेंस है ना। जैसे भाई केरला में पहले हो रही और पंजाब में बहुत देर में हो रही। केरल में सबसे पहले हो रही है, पंजाब में बहुत देर में हो रही है, 2.5 महीने ही हो रही है पंजाब में। केरल में लगातार चल रही है बारिश, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा? भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक अंतर का क्या कारण है? आंसर स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, स्थलाकृतियां। दक्षिण पश्चिमी मानसून पश्चिमी तट के पूर्व वृष्टि छाया प्रदेश में अत्यंत कम वर्षा क्यों करता है? तो रुद्धोष्म दर से ताप वृद्धि के कारण, एडियाबेटिक रेट से ताप वृद्धि के कारण। ठीक है। विभिन्न जलवायु विदों के मतों के आलोक में दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब की स्थापना, ITCZ के उत्तरी खिसकाव में संबंध है, और ITCZ के उत्तरी खिसकाव का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से है। और ये सभी कारण सम्मत होकर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंप्लीट आंसर है अपने आप में कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के लिए क्या जिम्मेदार है। तो आपने यही आंसर देना है जो मैंने बताया अभी कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब की स्थापना, ITCZ के उत्तरी खिसकाव में संबंध है, और ITCZ के उत्तरी खिसकाव का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से है। और ये सभी कारण सम्मत होकर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार है। भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। भारत में कितने जैव जलवायविक मंडलों यानी बायो क्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया? तो 5। एक तो हो गया पीड़ादायक, चेरापूंजी चले जाओ, मासेन राम, पीड़ादायक रोज मतलब भयंकर बारिश, पीड़ादायक। कष्टकर दूसरा हो गया, कष्टकर तीसरा हो गया कम सुखद, चौथा हो गया सुखद, पांचवा हो गया अति सुखद। पांचवा क्या हो गया? अति सुखद। तो ये 5 बायोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, 5 हैं। बायोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? 5 है। ठीक है भाई। ये है। बाकी एक बड़ा क्वेश्चन भारत के जलवायु प्रदेश से भी पूछेगा वो, और कहां से पूछेगा? ये आम्र वर्षा वगैरह मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन पूछता है वो, चले तो भारत की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ इंडिया मैंने बता दिया। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह अवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर ठंडी नहीं होती है, हमारे यहाँ ठंड होगी अब जबरदस्त, है ना। तो मैंने ये बता दिया, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। जलवायु अवस्था आधारित ऋतुएं। भारतीय मौसम विज्ञान यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत को वार्षिक जलवायु अवस्थाओं के आधार पर 4 ऋतुओं में विभक्त किया है। नंबर 1, उत्तर पूर्वी मानसून के समय में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन और समर सीजन, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो 4 ऋतुएं बताई है किसने? भारतीय मौसम विभाग ने। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये कब होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के समय में, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय में 2 ऋतुएं होती, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो सबसे पहले शीत ऋतु, कौन सी? शीत ऋतु। सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, जनवरी और फरवरी।
तापमान इस समय उत्तर भारत में अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। नंबर 1, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कि भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जाड़ों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता टेम्परेचर, उसका कारण क्या है, अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है। तो आपने बोलना है कि ये राज्य समुद्र से बहुत दूर है, महासागरों से दूर है, इसलिए ये समुद्र की समकारी प्रभाव जो होता है उससे दूर है। समकारी प्रभाव में मैंने जैसे बताया आपको, बंबई में ठंड नहीं पड़ती है, वैसे स्वेटर नहीं पहनते लोग, जैकेट नहीं पहनते हैं। गुजरात में नहीं पड़ती ठंड, जो महासागरों के क्या है, नजदीक है। तो समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो महाद्वीपीय जलवायु जहां पर होगी वहां पर अगर ठंड पड़ेगी तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम जा सकता है टेम्परेचर। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शिमला में बर्फ पड़ी और पंजाब में ठंड, चंडीगढ़ में ठंडा। अब आप बोलोगे यार कहां रह गया चंडीगढ़, कहां रह गया शिमला, तो भाई उसका इफेक्ट पड़ता है कहां पर, चंडीगढ़ में भी पड़ता है, पंजाब में भी पड़ता है, खरड़ में भी पड़ता है, मोगा में भी पड़ता है। सारी जगह जाना कभी जाड़ों में गए हो? तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। फरवरी के आसपास कैस्पियन सी, कहां रह गया कैस्पियन सी, मैप में देखो बहुत दूर है। कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर लेकर आती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला और कोहरा पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या अंतर, तो कोई पता नहीं चलेगा जाड़े क्या होते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दक्षिणी भारत के उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री के मध्य होता है, जबकि उत्तर भारत के मैदान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सामान्यतः इस मौसम में तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और आसमान साफ होता है। वायुदाब तथा पवनों की क्या स्थिति रहती है? दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत और सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तर उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। कम वायुदाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की मंद गति से पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है। भूआकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग के उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कल भी बताया था मैंने आपको। कौन सा? पश्चिमी अवदाब जो भारत में आ रहे हैं उसका कारण क्या है? पश्चिमी जेट प्रवाह।
वर्षा क्या होती है? शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। एक्सेप्शंस। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इसका कारण क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर की ओर से आने वाले क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। शीतकालीन वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर, पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों में, दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावत वर्षा करती है। इतना समझ में आ गया? तो हम वैसे बोलते हैं तमिलनाडु में रेनफॉल होता है, विंटर रेनफॉल, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल में भी बारिश होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद फिर मैं ग्रीष्म ऋतु बताऊंगा, वर्षा ऋतु और कौन कौन सी ऋतु हैं? शरद ऋतु। इनके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा।